हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एचपी टेट साइकोलॉजी या सीडीपी के टॉप 100 एमसीक्यू। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो लास्ट मिनट पे प्रेपरेशन कर रहे हैं या और उनके लिए भी जिन्होंने ऑलरेडी प्रेपरेशन कर रखी है बट अपनी प्रेपरेशन को असेस करना चाहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद। आपको पता है ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग की थ्योरी है और ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो ये किसने दे रखी है, इसका राइट आंसर आएगा स्किनर। इसकी जगह अगर होता क्लासिकल कंडीशनिंग तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, पैवलॉव ने दी है। और थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दे रखी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दे रखी है। सारी की सारी कैसी थ्योरीज हैं, लर्निंग की थ्योरी हैं। और ये थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलॉव ये सारे कैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी थे ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है आपके पेपर में। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इन्होंने थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस थ्योरी। और क्या बोला जाता है इनकी थ्योरी को, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस की अलग अलग थ्योरीज दी हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने टोटल इनिशियली 7 और बाद में 8 और लास्ट में अभी 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात की है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि 8 टाइप की इंटेलिजेंस हर एक पर्सन में प्रेजेंट होती है, जिसे नाम दिया थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पैवलॉव क्लासिकल कंडीशनिंग। अब वही जो पीछे बात कर रही थी कि पैवलॉव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है, तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, पैवलॉव ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कंडीशन लगाई थी कि डॉग को फूड देने से पहले एक बेल बजाई जाएगी। तो यहाँ पे फूड हो गया, स्लाइवा हो गया, बेल हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे पूछा है कि फूड क्या है, तो जो फूड है आपका वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या चीज़ हुई, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कुछ करने के लिए प्रोवोक करती है। ठीक है, तो ये अनकंडीशनल था बट फिर कंडीशन लगाई गई थी बेल की। तो कंडीशनल स्टिमुलस अगर पूछा जाए तो आंसर आपका आना चाहिए बेल, घंटी। और अगर हम कंडीशनल या अनकंडीशनल दोनों ही की बात करें, रिस्पॉन्स क्योंकि इसमें सेम ही रहता है, रिस्पॉन्स से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर होगा स्लाइवा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। अब ये जो थॉर्नडाइक, पैवलॉव, स्किनर ये सारे बिहेवियरिस्ट हैं ना, तो इसके फाउंडर किसे माना जाता है, जेबी वॉटसन को माना जाता है। वॉटसन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, एक छोटा बच्चा था 11 मंथ का, ठीक है, लिटिल एल्बर्ट जिसे नाम दिया गया था, उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने सबसे पहले ये बात की, बिहेवियरिस्ट क्या बात करते हैं कि ये जो लर्निंग है ये किसका रिजल्ट है, ये हमारे एक्सपीरियंस का रिजल्ट होता है, उन्हें बिहेवियरिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजैक वॉज साइकोलॉजिस्ट। आइजैक जो है वैसे तो ये जर्मनी में पैदा हुए थे, जर्मन थे, बट बाद में ये ब्रिटेन शिफ्ट हो गए थे, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाएगा, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने पर्सनैलिटी की थ्योरी दी है, 3 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इन्होंने बताए हैं। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिव पीपल टेंड टू थिंक इन ए। जो क्रिएटिव पीपल हैं, रचनात्मक जो लोग हैं, वो किस तरीके से सोचते हैं, तो उनकी जो थिंकिंग है वो कैसी होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब वो मल्टीपल तरीके से सोचते हैं, सिर्फ एक ही तरीके से नहीं सोचते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोल लेंगे, क्रिएटिव पीपल बोल लेंगे। क्रिएटिव पीपल जो है वो किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये लोग आते हैं गिफ्टेड के अंदर। ठीक है, आप स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन का एक आपको टॉपिक है, उसमें एक टाइप आता है गिफ्टेड चिल्ड्रन। और गिफ्टेड चिल्ड्रन के भी आगे 3 टाइप आते हैं, एक इंटेलेक्चुअली ब्राइट हो गया, एक क्रिएटिव हो गया और एक टैलेंटेड हो गया। आपको सबकी अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैस्लोज मॉडल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड। मैस्लो ने कौन सी थ्योरी दी थी, मोटिवेशनल थ्योरी दी है, जिसे दूसरा और क्या नाम दिया जाता है, हायरार्की ऑफ नीड्स का नाम दिया जाता है। तो हायरार्की में इन्होंने 5 लेवल्स के बारे में बात किया, जहाँ पे हम बॉटम से चलना शुरू करते हैं। और बॉटम वाले जो लेवल्स हैं वो कौन से लेवल थे, फिजियोलॉजिकल, मतलब हमारी बॉडी की नीड है। फिजियोलॉजिकल में भी सबसे बॉटम में जो रहता है वो कौन सा लेवल रहता है,
जिसमें हम बात करते हैं कि हमें जो है हमारी कुछ ज़रूरतें हैं जो हमें क्या करनी है, पूरी करनी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल आ गया, उसके बाद सेफ्टी नीड्स आता है। ये सारी हमारी कैसी नीड्स बोली जाती हैं, ये हमारी बेसिक नीड्स आती हैं। ठीक है, उसके बाद आती है कि हमें लव चाहिए, स्टीम नीड्स आती हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी बॉडी की जो नीड है, तो ये बॉटम में रहता है सबसे। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं हम हायरार्की में। अगर इसकी जगह पूछता कि टॉप मोस्ट कौन होता है, तो टॉप मोस्ट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर पूरा सीक्वेंस बताऊं तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल पहला लेवल, दूसरा सेफ्टी आ जाता है, तीसरा लव एंड बिलोंगिंगनेस आता है, चौथा स्टीम नीड्स आता है और फिफ्थ आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो कोई भी पूछ सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोहलर एंड कुफा बिलीव्ड लर्निंग टू बी ए फंक्शन ऑफ। कोहलर और कुफा जो हैं वो किस तरह के साइकोलॉजिस्ट हैं, ये गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट आते हैं, और इनके साथ मैक्स वर्दमियर का नाम भी आता है, ये भी आपको याद रखना है। ये तीनों ही गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। और गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट क्या बात करते हैं कि जो लर्निंग है वो किसका रिजल्ट है, इनसाइट का, हमारी जो समझ है, हमारी बुद्धि है, उसका रिजल्ट होता है लर्निंग, सिर्फ एक्सपीरियंस का रिजल्ट नहीं है। जबकि जो गेस्ट बिहेवियरिस्ट है वो बात करते हैं सिर्फ एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द टेस्ट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स obtained by an individual on the same test on two different occasions। अब आपको याद रखना है, जब भी आप असेसमेंट की, वैल्यूएशन की बात करते हैं तो हम ज़्यादा टेस्ट वगैरह का यूज़ करते हैं ना। तो जो टेस्ट हैं वो कैसे होने चाहिए, आपके वैलिड होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। तो जब हम बात करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल हो, सेम टेस्ट लिया जाता है उससे डिफरेंट ओकेजन पे, अलग अलग टाइम पे, और कंसिस्टेंट रहता है उसका स्कोर, इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है रिलायबल है हमारा टेस्ट, रिलायबिलिटी है ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वॉज फाउंडेड बाय फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाउंड किया था, तो इन्होंने स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस फाउंड किया है। ठीक है, ये क्या बात करते हैं कि हमारा ये जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है, इसके बीच में जो इंटरेक्शन है उसी का रिजल्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसे साइको एनालिसिस का नाम दिया जाता है। इनकी थ्योरी को साइको एनालिटिक थ्योरी भी बोला जाता है और साइको सेक्सुअल थ्योरी भी बोला जाता है, ये आपने याद रखना है। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी वैसे एक तरह की पर्सनैलिटी थ्योरी है, जिसमें वो हमारे माइंड्स की डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, हमारी डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रो और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएंगे जब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ। एनकोडिंग किसकी प्रोसेस है, फॉरगेटिंग, मोटिवेटिंग, मेमोरी या इमोशन। तो ये किस में आएगा, इज प्रोसेस ऑफ मेमोरी। अगर मेमोरी हमारी कैसे बनती है, तो मेमोरी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं किसी चीज़ पे। अटेंशन देने के बाद हम उस चीज़ को क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं, एनकोडिंग आता है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, उस चीज़ को स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के बाद उसे हमें रिट्राइव करते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस भी आपने याद रखने हैं कि पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा। नेक्स्ट है, आरबी कैटल मेड ए पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज़ नोन एज। आरबी कैटल ने एक पर्सनैलिटी टेस्ट दिया है जिसे 16 पीएफ टेस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ पॉसिबल व्हेन। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कब पॉसिबल होगा, जब टास्क सिमिलर होगा, कॉन्ट्रेरी होगा, एक्टिविटी बेस्ड होगा, या ऑल ऑफ द अबव। तो जब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में बात करते हैं, मतलब पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुआ कि आपने पास्ट में कुछ सीखा है और प्रेजेंट में वो आपकी हेल्प कर रहा है। जैसे अभी आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो, तो पास्ट में आपने पढ़ रखे हैं टॉपिक, तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुआ कि पास्ट में आपने जैसे अल्फ़ाबेट सीखे हैं और अब आप ऐसे लिख पा रहे हो, है ना। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि पास्ट में जो सीखा है वो क्या कर रहा है, इनहिबिशन क्रिएट कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है प्रेजेंट में जो आप सीख रहे हो उसमें। ठीक है, तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग तब पॉसिबल होगा जब टास्क जो होंगे सिमिलर होंगे। ठीक है, मतलब वो हेल्प कर रहा है, कॉन्ट्रेरी होंगे तो वो हेल्प नहीं करेगा। इसकी बजाय क्या होगा, आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब पास्ट में जो आपने सीखा है वो प्रेजेंट में सीखने में आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आएगा कि टास्क जब सिमिलर होंगे तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए चाइल्ड मिसबिहेव्स इन ए क्लास टाइम एंड अगेन द टीचर शुड। एक बच्चा है वो मिसबिहेव करता है क्लास में, है ना, तो एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए? क्या उसे इग्नोर करना चाहिए, या उसे पनिश करना चाहिए, या क्रिटिसाइज़ करना चाहिए उसे, या उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए? तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए कि उसे आपने क्या करना है, उसकी काउंसलिंग करनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो बार बार मिसबिहेव क्यों करता है। तो वो कब पता चलेगा? जब आप उसकी काउंसलिंग करोगे, उसके रियल रीज़न तक पहुंचने की कोशिश करोगे कि मतलब कारण क्या है उसके पीछे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा काउंसलिंग। वैसे भी इग्नोर और पनिशमेंट ये सारे तो नेगेटिव आ गए। हु प्रोपाउंडर सोशल लर्निंग थ्योरी? सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? एल्बर्ट बंडूरा ने दी है। इन्होंने क्या किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? बोबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ये क्या बात करते हैं कि बच्चे ऑब्जर्वेशन या इमिटेशन, नकल के थ्रू सीखते हैं, या मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर, मतलब जैसा बड़े करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये लोग सीखते हैं, ठीक है। क्लियर? ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है, हु प्रोपाउंडेड मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? मल्टी फैक्टर, मल्टीपल इंटेलिजेंस अलग है, मल्टी फैक्टर अलग है। मल्टी फैक्टर जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक ने दी थी। इन्होंने 3 फैक्टर्स के बारे में बात की है वैसे तो, बट मल्टी फैक्टर थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। क्लियर? ये चीज़ मल्टीपल अलग है, मल्टी फैक्टर अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्किटेक्ट इज फाउंड टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? एक आर्किटेक्ट है, उसमें किस तरह की इंटेलिजेंस आएगी? तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से ही है। उन्होंने जो 8 या 9 टाइप दिए हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। तो आर्किटेक्ट जो है उसे क्या होना चाहिए? उसे स्पेशियल नॉलेज होना चाहिए, स्पेशल इंटेलिजेंस उसे उसमें होना चाहिए। स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब उसे स्पेस का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आपने किस तरह से रूम्स बनाने हैं, किचन कहाँ पे बनाना है, कितनी जगह में ये बन पाएगा, वो सारी चीज़ें जो नॉलेज होता है उन्हें हम कहते हैं वो स्पेशल इंटेलिजेंट है। जबकि लॉजिकल मैथमेटिकल है, जिसका लॉजिक बहुत अच्छा है, मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, लिंग्विस्टिक वाले लैंग्वेज में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, जैसे आपके राइटर, पोइट वगैरह आगे। नेक्स्ट है, प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट टू इन सम केसेस चिल्ड्रन शो लेस मेंटल एबिलिटी एज कंपेरिजन टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा, दिस रूल ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज। कई बार क्या होता है कि कोई किसी बच्चे के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हाई आईक्यू है, बच्चे का आईक्यू लो है। कई बार पेरेंट्स का आईक्यू लो होता है बट बच्चे का आईक्यू हाई होता है। तो इस तरह के लॉज ऑफ हेरिडिटी जो दिए गए हैं, ये किस लॉ ऑफ हेरिडिटी के अंदर आता है? लॉ ऑफ रिग्रेशन में ये बात बोली गई है, जब अपोजिट होती हैं टोटली चीज़ें। क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट ऑलवेज गेट्स 2 टॉफीज आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइन्स, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हर बार आप बच्चे को 10 करेक्ट लाइन लिखने के बाद 2 टॉफीज देते हो तो ये किसका एग्जाम्पल आता है? तो एक तरह से ये जो है पार्शियल रिइंफोर्समेंट है, जहाँ पे क्या किया गया, रिस्पॉन्स को फिक्स कर दिया गया, ठीक है, मतलब रेशियो को फिक्स किया गया यहाँ पे कि हर 10 करेक्ट लाइन लिखेगा तो इसे रीइंफोर्स किया जाएगा, हर 20 लाइन सही लिखेगा तो रीइंफोर्स किया जाएगा। चीज़ों को फिक्स कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर हर सही लाइन लिखने के बाद उसे टॉफ़ी दी जाती तो एक कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल हो जाता, क्योंकि हर बार ही दिया जा रहा है। बट यहाँ पे रिस्पॉन्स 10 फिक्स किए गए हैं, तो फिक्स रेशो रीइंफोर्समेंट इसका करेक्ट आंसर आएगा। इंटरवल में टाइम फिक्स किया जाता है कि हर 5 मिनट, हर 10 मिनट बाद, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट्स साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस? किसने कहा है साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस? स्ट्रक्चरलिज्म में ये बात की जाती है। स्ट्रक्चरलिज्म के जो फाउंडर हैं या प्रोफाउंडर हैं वो कौन आ जाते हैं? विल्हेम वुंट आ जाते हैं। विल्हेम वुंट वही हैं जिन्होंने पहली साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी एस्टैब्लिश की थी इन 1879, कहाँ पे? लिप्जिग, जर्मनी में की थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा फादर ऑफ साइकोलॉजी भी इन्हें ही बोला जाता है, विल्हेम वुंट को ही। नेक्स्ट है, डिस्ग्राफिया इज ए। डिस्ग्राफिया आपको क्या पता है कि एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी से भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए। डिस्ग्राफिया ग्राफ से आपको याद रखना है, राइटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है। और इसके अलावा डिस्कैलकुलिया जो आ जाता है वो अर्थमेटिक या मैथ्स रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। तो मेन जो आपके 5 डिसऑर्डर हैं वो आपको पता होने चाहिए। डिस्ग्राफिया हो गया, बाकी भी मैं बता देती हूँ। डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया या अफेजिया, और डिसलेक्सिया, ठीक है। और डिस्प्रेक्सिया भी आ जाता है।
डिस्कैलकुलिया मैथ्स रिलेटेड आ जाता है, डिस्ग्राफिया राइटिंग रिलेटेड, डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग रिलेटेड आ जाता है। इसके अलावा डिस्प्रेक्सिया एक तरह से जब बच्चे की बॉडी और माइंड कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, मतलब जैसे राइटिंग लिखने वगैरह में उसे प्रॉब्लम आती है, बॉडी मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। और डिस्फेजिया या फेजिया जो है वो लैंग्वेज रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, ये 5 आपको याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंट इज ए टाइप ऑफ। इंटेलिजेंस के अलग अलग टाइप के टेस्ट आते हैं, जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप आ जाते हैं। मतलब जब एक सिंगल पर्सन का लेते हो और जब बहुत सारे लोगों का एक साथ लेते हो उसे ग्रुप टेस्ट का नाम दिया जाता है। जिन्हें आगे दो टाइप आ जाते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, दोनों में ही सेम रहते हैं। वर्बल मतलब किसी भी तरीके से लैंग्वेज का आप यूज़ करते हो, और नॉन वर्बल को परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाता है, जहाँ पे परफॉर्म करके बच्चा दिखाता है। ठीक है, तो कुह ने जो ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट दिया था, कुह ने टोटल 17 कार्ड्स का यूज़ किया था, जिसमें 1 कार्ड जो था वो ब्लैंक रहता था। तो ये जो टाइप का टेस्ट है, ये किस तरह का टेस्ट आता है आपका, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट है। परफॉर्म करता है, कार्ड से पता चल रहा है या ब्लॉक से ही नाम से ही पता चल रहा है, और एक सिंगल बच्चे का एट ए टाइम लिया जाता है। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग ए चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, और उन्होंने टोटल 6 स्टेजेस के बारे में बात की कि 6 स्टेजेस को बच्चा क्रॉस करता है, जिनका सीक्वेंस प्री डिटर्मिन्ड रहता है। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, टोटल 72 सैम्पल, 72 बॉयज़ थे, मतलब उन पे इन्होंने ये स्टडी की थी जो शिकागो के थे। बट बाद में जब इनका क्रिटिसिज्म हुआ तो अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग कंट्रीज से लड़के लड़कियों सब पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, आगे भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसमें थोड़ा और बताऊंगी इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज ए चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर वोकैबुलरी। पियाजे ने क्या बताया कि बच्चे में वोकैबुलरी कब बनने लगती है। तो इन्होंने बोला बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो प्री ऑपरेशनल स्टेट में स्टार्ट होती है। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में भी बच्चा कुछ वर्ड्स का यूज़ करता है, बट इनका मानना था कि हम तब तक उसे लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे या ये नहीं बोलेंगे कि उसकी वोकैबुलरी है, जब तक उसे उस वर्ड का मीनिंग पता ना हो और उस वर्ड को प्रॉपर किसी सेंटेंस में यूज़ ना कर पाए। तो वो चीज़ वो कब कर पाता है, प्री ऑपरेशन, मतलब 2 साल के बाद से वो चीज़ ये करना शुरू करता है, क्योंकि तब उसका माइंड जो है वो अलग अलग चीज़ों को, वर्ड्स को समझने लगता है, उनका मीनिंग समझने लगता है। यहाँ पे जस्ट वो इमिटेशन करता है, नकल करता है, मतलब किसी ने कुछ बोला और उसे सुन के उसे रिपीट करता है। उसे हम ये नहीं कहेंगे कि उसे पर्टिकुलरली उस चीज़ का नॉलेज है। तो जब वो बिगिन कब करता है एक्वायर करना वोकैबुलरी को, जब वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, मतलब 2 से 7 साल के बीच में जब वो होगा। क्लियर ये चीज़। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द चाइल्ड लुक सेल्फ सेंटर्ड। ये क्वेश्चन भी पियाजे की थ्योरी से, सेल्फ सेंटर्ड या ईगोसेंट्रिक जिसे इन्होंने बोला पियाजे ने, ये कब होता है बच्चा, जब बच्चा 2 से 7 साल के बीच में होता है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है ये भी। ठीक है, जिसे ईगोसेंट्रिक या सेल्फ सेंटर्ड आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल नीड्स एजुकेशन इज़ द टाइप ऑफ एजुकेशन। स्पेशल नीड एजुकेशन जो है वो किस तरह की एजुकेशन है, जब हम क्या करते हैं, ऐसी एजुकेशन जो डिसेबल्ड पर्सनस को दी जाती है क्योंकि उनकी स्पेशल नीड है, जैसे जो हियरिंग डिसेबल्ड हैं या देख नहीं सकते हैं या चल फिर नहीं सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पेशली एबल्ड या डिसेबल्ड। और उनकी ज़रूरतें नॉर्मल बच्चे से अलग हैं, जैसे उन्हें ब्रेल लिपि की ज़रूरत पड़ सकती है, या वो सुन नहीं सकते हैं तो साइन लैंग्वेज की ज़रूरत है उन्हें पढ़ाने के लिए। तो उस तरह की एजुकेशन को स्पेशल नीड एजुकेशन कहा जाता है। इसे एक और नाम भी आप दे सकते हो, इंक्लूसिव एजुकेशन भी इसी का पार्ट आ जाता है, या ये बोल सकते हो स्पेशल एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलस्टिक डोमेन। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसी असेसमेंट है, जो बीच बीच में हम करते हैं, है ना। बीच बीच में मतलब कि जैसे बच्चे की असेसमेंट सही, बच्चे की एजुकेशन लर्निंग सही ढंग से चलती रहे, तो बीच बीच में हम बच्चे की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए जो असेसमेंट करते हैं उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो एमसीक्यू जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट नहीं आता है।
कई बार कई स्टेट में जो एग्ज़ामिनर हैं वो इसे समेटिव का पार्ट मानते हैं, बट वैसे आपने जब इस तरह की ऑप्शंस दे रखी हो तो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं वो हम समेटिव असेसमेंट का ही उसे पार्ट मानेंगे, फॉर्मेटिव का नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो अभी यही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हुआ कि आपको जब तक जो सारे टॉपिक्स हैं उनका नॉलेज नहीं होगा तब तक आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन तभी एग्जामिनर या आपका टीचर आपसे पूछता है जब उसने अपना पूरा सिलेबस या जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिया होता है। तो कंप्लीट करने के बाद में तो एंड में जो असेसमेंट होती है वो तो समेटिव होती है ना। तो इसीलिए हमने बोला कि ये समेटिव का पार्ट आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का नहीं आता है। क्लियर ये चीज़। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसीज एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ द लर्नर। किस तरह की वैल्यूएशन जो है वो आइडेंटिफाई करती है लर्निंग डिफिशिएंसी या डिफ़िकल्टीज़ को। ये भी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन टॉपिक से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी कंफर्म आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब हम आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इस तरह की असेसमेंट को या इस तरह की इवैल्यूएशन को कहा जाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट या इवैल्यूएशन। मतलब बच्चे को डायग्नोज किया जाता है कि वो उसकी प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग से रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है वो कब की जाती है? क्लास स्टार्ट करने से पहले, मतलब बच्चे के एंट्री बिहेवियर को चेक करने के लिए। जब बच्चा क्लास में एंटर करता है कि कितना वो जानता है, उसे कहते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है। समेटिव तो एंड में की जाती है। क्लियर। और कॉन्टिन्यूस तो लगातार करते रहेंगे जो। नेक्स्ट है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री विद रिस्पेक्ट टू फाइन मोटर मोमेंट। फाइन मोटर मोमेंट मतलब बिल्कुल बारीक जो मोमेंट्स आप करते हो, तो डॉट जॉइनिंग, डिक्टेशन, हैंड राइटिंग, ये फाइन मोटर मोमेंट्स हैं। बट सेपरेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल ये फाइन मोटर मोमेंट नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ये दूसरों से अलग है, बाकी तीन ऑप्शन से ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, द मोर ऑफन ए पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज द मोर इट बिकम्स। पर्टिकुलर एबिलिटी को अगर आप बार बार यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है, विच क्लास ऑफ लर्नर आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी। एक्सेप्शनल कैटेगरी के अंडर हम किसको नहीं रखेंगे? नॉर्मल को नहीं रखेंगे। नॉर्मल कौन? जिनका IQ 90 to 110 होता है, उन्हें नॉर्मल या एवरेज स्टूडेंट कहा जाता है, तो ये एक्सेप्शनल नहीं है। बाकी सारे एक्सेप्शनल या बाकी सारे स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं। नॉर्मल से हट के बाकी सारे को एक्सेप्शनल या स्पेशल नीड चिल्ड्रन कहा जाएगा। नेक्स्ट है, द मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यू यूज़ द मोर लाइकली यू आर टू। जितना ज़्यादा आप अपने ब्रेन का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप क्या करोगे? मोर लाइकली यू रिटेन द इंफॉर्मेशन, उतना ही ज़्यादा आप क्या करोगे? इन्फॉर्मेशन को रिटेन करोगे। नेक्स्ट है, टॉय एज रेफर्स टू। टॉय एज किसे कहा जाता है? तो खेलकूद की अवस्था टॉय एज जो आती है वो आपकी अर्ली चाइल्डहुड 2 से 7 साल, या और कौन सी आ जाएगी जिसका दूसरा नाम पियाजे के अकॉर्डिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज भी आ जाता है। क्लियर। इसे टॉय एज कहते हैं हम, ये याद रखना है आपने। इसके अलावा लेटर चाइल्डहुड जो है वो आपकी गैंग एज आती है, जब बच्चा ग्रुप में रहना पसंद करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू मोटिवेशन एज ए प्रोसेस। मोटिवेशन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो थ्योरी से पूछ ले, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लें, तो नहीं है अप्रोप्रिएट जो मोटिवेशन प्रोसेस के लिए। वो कौन सी स्टेटमेंट आ जाती है? इट काउजेज अ पर्सन टू मूव टुवर्ड्स ए गोल, इट सेटिस्फाइज द पर्सन बायोलॉजिकल नीड्स, इट हेल्प्स इन अचीविंग ए साइकोलॉजिकल एम्बिशन, इट कीप्स अवे फ्रॉम एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। तो बाकी सारी चीज़ें तो ये करता है, ये इसका पार्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा क्योंकि नॉट वाला क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड राइट्स विद हिज और हर लेफ्ट हैंड एंड इज कंफर्टेबल डूइंग थिंग्स विद इट, शी और ही शुड बी। तो अगर बच्चा लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, राइट से लिख रहा है, तो हाँ आपने उसकी प्रेफरेंस को अलाउ करना है ना, वो उसकी चॉइसेस में आपने कुछ नहीं ऐसा कि ऐसा क्यों कर रहा है, ये मत कर वो मत कर, उसकी इच्छा है ना, तो अलाउ करनी है उसकी प्रेफरेंस को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। गिफ्टेड बच्चे जो हैं उनका कौन सा साइन नहीं है? वो क्यूरियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इंटरेस्ट होता है एक्स्ट्रा रीडिंग में, बट ये गलत आ जाएगा, मैंने नॉट पूछा है। पुअर रिलेशनशिप विद अदर्स, ये गिफ्टेड की करेक्टरिस्टिक्स नहीं आती है। नेक्स्ट है, सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दी है? एल्फ्रेड बिने ने दी है। इन्होंने सबसे पहला मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट भी इन्होंने डेवलप किया था, और सिंगल फैक्टर थ्योरी इन्होंने ही दी है। ठीक है। थॉर्नडाइक के पीछे हमने पढ़ी, थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी? मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है।
नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के फादर अगेन गार्डनर है, ठीक है, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। नेक्स्ट है हु गिव्स मोर स्ट्रेस टू द फिलोसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कौन करते हैं? पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, डेवी। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात वाइगोस्की ने की है। पियाजे भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बट ये कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं? ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, और वाइगोस्की कैसे हैं? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, आपने याद रखना है। वाइगोस्की और पियाजे दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी मानना जाता है इनको। पियाजे के बारे में और चीज़ क्या याद रखनी है? ये फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी हैं, और साइकोलॉजिस्ट होने से पहले ये एपिस्टीमोलॉजिस्ट भी थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा पियाजे की एक बुक आती है, इसका नाम आपने याद रखना है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। जब भी पियाजे से क्वेश्चन आए और कोई बुक का क्वेश्चन आ जाए तो उनकी बुक के नाम में लास्ट में मैक्सिमम टाइम चाइल्ड लगा होता है, वो आपने याद रखना है। उसके अकॉर्डिंग मतलब एक तुक्का लगा सकते हो आप, ठीक है। और वाइगोस्की की बुक है लैंग्वेज एंड थॉट, ठीक है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सिमिलर है ऑलमोस्ट नाम। वाइगोस्की में सिर्फ लैंग्वेज एंड थॉट है और पियाजे की बुक का नाम लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड है। क्लियर? नेक्स्ट है द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर ए 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड। जो 12 साल का बच्चा है उसके लिए, उसकी सोशल डेवलपमेंट के लिए बेस्ट प्लेस माना जाता है प्ले ग्राउंड को। क्यों? क्योंकि वहाँ एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, ग्रुप में काम करना सीखेगा, बहुत सारी चीज़ें करता है। तो सोशल डेवलपमेंट मैक्सिमम एक प्ले ग्राउंड में 12 साल के बच्चे की हो पाती है। नेक्स्ट है सिलेक्ट्स द एडुकेबल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स इंडिकेटिंग डिफरेंट IQ लेवल्स। अलग अलग IQ लेवल्स के बारे में बात करते हैं। तो कौन सा पढ़ाए जाने लायक ग्रुप है? तो 50 to 70 को हम एडुकेबल ग्रुप मान लेते हैं। 50 से नीचे है अगर IQ तो बहुत कम IQ है, ऐसे बड़े बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है एज ए टीचर हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ चिल्ड्रन आर लाइक। बच्चे का नेचर कैसा होता है? तो हमें पता है बच्चे का नेचर इमिटेटिव होता है, नकल करने की आदत होती है, वो नकल करता है। बचपन में आप देखते होंगे जैसा आप करते हैं वैसा ही छोटा बच्चा करता है, क्योंकि उसकी आदत है ऐसी, उसका नेचर ही ऐसा होता है। अडोलसेंट्स में एक्सपीरियंस, ये जो किशोर होते हैं, अडोलसेंट्स होते हैं, ये क्या एक्सपीरियंस करते हैं? तो ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और कंसर्न होते हैं अबाउट देमसेल्फ, बहुत ज़्यादा ये फील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप करोगे कि किसे यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, क्रोमोसोम को, जीन को, फर्टिलाइज सेल को, या जाइगोटे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द रेशो ऑफ मेंटल एज टू द क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका आंसर भी आपको पता ही होगा, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 किसके बराबर होगा? ये हमारा IQ के बराबर होगा, ठीक है। जहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज एक्चुअल एज होती है बच्चे की, और मेंटल एज जो भी मेंटल एबिलिटी है उसे मेंटल एज कह देते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग का प्रोडक्ट क्या है? स्किल आप लर्निंग के थ्रू सीख सकते हो, नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, मैच्योरिटी आप में आती है। फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय स्कीमा। स्कीमा से क्या मतलब है? स्कीमा जो है वो कंपोनेंट में आता है जीन पियाजे की थ्योरी जो है। और स्कीमा क्या है? ऑर्गेनाइज पैकेट्स हैं इंफॉर्मेशन के, या बंडल्स बोल सकता है एग्जामिनर, या इसके अलावा यूनिट्स भी नाम दे सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ याद रखना है, बंडल्स ऑफ नॉलेज या इंफॉर्मेशन, पैकेट्स ऑफ नॉलेज या यूनिट ऑफ नॉलेज, या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मीनिंग की लैंग्वेज में? तो मॉर्फीम को कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। और इसके अलावा जो फोनीम है उसका भी आपने याद रखना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच आती है, ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। अब जो पर्सनैलिटी है उसकी अलग अलग टेक्निक्स आती हैं पर्सनैलिटी को असेस करने की। तो प्रोजेक्टिव में क्या किया जाता है? एक सिचुएशन बच्चे के सामने प्रोजेक्ट की जाती है, और ये ट्राई किया जाता है कि उस सिचुएशन को देख के बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड में जो हिडन थॉट्स हैं वो बाहर निकल के आ सकें, ठीक है। तो वर्ड एसोसिएशन जो है, सेंटेंस कंप्लीशन जो है, एक्सप्रेसिव मोमेंट, ये सारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंडर ही आते हैं। बट सोशियोमेट्री जो है वो प्रोजेक्टिव में नहीं आता, ये ऑब्जेक्टिव टेक्निक में आता है। तो याद रखना है सोशियोमेट्री जो है वो ऑब्जेक्टिव है आपका, बाकी सारे के सारे प्रोजेक्टिव हैं। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक मोटिव। अब जो मोटिवेशन है वो दो तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक या इंटरनल मतलब जब अंदर से, या जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो आपके अंदर है, मतलब खुद से आप करना चाहते हो। और एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब बाहर से कोई चीज़ आपको प्रोवोक करती है, मतलब सोर्स ऑफ मोटिवेशन बाहर कहीं प्रेजेंट है, जैसे ट्रॉफी के लिए कुछ कर रहे हो, सैलरी के लिए कुछ कर रहे हो, या कुछ फ्री लेने के लिए कर रहे हो, ये सारी एक्सटर्नल मोटिव है। बट जो डूइंग सोशल सर्विस और सेल्फ सेटिस्फेक्शन वो कैसा है, इंटरनल आता है। ठीक है, तो बेस्ट टाइप ऑफ मोटिवेशन इंटरनल को ही माना जाता है। नेक्स्ट है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, जैसे शॉर्ट में एग्जामिनर इस तरह टैट भी लिखता है। ये क्या मेज़र करता है, तो ये बच्चे की पर्सनैलिटी को मेज़र करता है। और जो टैट है वो एक तरह की ये भी प्रोजेक्टिव टेक्निक है, जो पीछे हमने क्वेश्चन किया उसी के प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंडर ही आता है आपका। और ये जो टेस्ट था ये किसने दिया था, मॉर्गन एंड मोरे ने दिया था। ठीक है, और कैसे बच्चों के लिए बनाया गया था, कैसे बच्चों की पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए, अडोलसेंस एंड अडल्ट्स के लिए। ठीक है, अगर बच्चों की बात करें चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन के लिए बनाया गया था कैट, चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट, जो किसने दिया था, लियोपोल्ड एंड सोनिया बेलाक ने दिया था। ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज ए टाइप ऑफ। कैटल ने जो कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस दिया है वो किस तरह का टेस्ट था, तो ये एक तरह का नॉन वर्बल टेस्ट है। ठीक है, ग्रुप और इंडिविजुअल दोनों का ही कर सकते हो आप ये, तो ये नॉन वर्बल परफॉर्मेंस के अंडर आता है आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या होता है, जब डाइवर्जेंट थिंकिंग है, मतलब क्रिएटिविटी जब आइडिया टोटली न्यू हो, नोबल हो, आपके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में खुद से आया है, ऐसा नहीं दूसरों को नकल करके या दूसरों से सुना तब आपने वो चीज़ क्रिएट की। ठीक है, तो ओरिजिनल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, फ्लुएंसी, रिजिडिटी नहीं होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है क्रिएटिविटी की, क्योंकि रिजिड होंगे तो नया कुछ क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या चीज़ जो है वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करती है, टीचिंग स्किल तो करेगी, है ना। अब जो टीचर के पास कितना भी नॉलेज है, अगर उसे उसमें वो स्किल नहीं है कि बच्चे तक कैसे डिलीवर करें, या बच्चे को समझ नहीं आ रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। बच्चे की मेंटल हेल्थ भी अच्छी, टीचर की मेंटल हेल्थ भी फिट होनी चाहिए, सब्जेक्टिव नॉलेज उससे काफ़ी अच्छा होना चाहिए। फिजिकल अपीयरेंस से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो देखने में कैसा है, तो ये अफेक्ट नहीं करेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, हेड टू टो डेवलपमेंट, वो किस तरह की डेवलपमेंट आती है, स्फेलोकॉर्डल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट है। और प्रॉक्सिमल पूछे तो, प्रॉक्सिमल डिस्टल पूछे तो ये कैसा आएगा, फ्रॉम बॉडी सेंटर टू आउटवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, मतलब बच्चे का जैसे हेड से पैरों की तरफ बॉडी पार्ट्स डेवलप होना शुरू होते हैं, और ऐसे ही अंदर से बाहर की तरफ, मतलब मेन बॉडी पार्ट पहले डेवलप होते हैं बाहर की डायरेक्शन में, तब बाकी चीज़ें डेवलप होना शुरू होती हैं। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हो, या इस तरह भी कि सबसे पहले बच्चा हेड पे कंट्रोल करना सीखता है, तब अपने बाकी बॉडी पार्ट पे वो कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, और अंदर से बाहर की तरफ, मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी पे कंट्रोल, उसके बाद बाकी चीज़ों पे कंट्रोल। नेक्स्ट है ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट in which the questions are similar in difficulty level but more importance is given to the time element। तो जब टाइम को इम्पोर्टेंस दी जाए तो वो स्पीड टेस्ट ही होगा, है ना, कि कितना जल्दी कर पा रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। इनमें से कौन सा सब्जेक्टिव मेथड नहीं है। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन है वो सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव होगा आपका, बाकी सारे के सारे सब्जेक्टिव मेथड ही आते हैं। नेक्स्ट है what is the mechanism called through which a child tries to change his own ego to that of someone else। इस चीज़ को हम किसका नाम दे देते हैं, इसको आइडेंटिफिकेशन या इंट्रोजेक्शन मैकेनिज्म कहा जाता है, तो ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। गिलफोर्ड ने 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस मॉडल दिया है, जिसमें 3 डायमेंशन ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट की बात की है। कॉग्निशन इसमें नहीं आता है, इसके डायमेंशन में कॉग्निशन जो है वो आपके ऑपरेशन के ही अंडर आता है। ठीक है, कॉग्निशन है इनकी थ्योरी में बात करी है, बट वो ऑपरेशन के अंडर ही आएगा। ठीक है,
तो ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट ये 3 डायमेंशन आती है, इसलिए 3 डायमेंशनल या 3D स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस भी नाम दिया इनकी थ्योरी। नेक्स्ट है हु प्रोवाउंडेड द ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब ट्रायर्की थ्योरी जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रोसेस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, वो किसने दी है? ये थ्योरी दी थी स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग ने बोला कि जो इंटेलिजेंस वो फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं होती, प्रोसेस की फॉर्म में, और ट्रायर्किक थ्योरी इसलिए क्योंकि 3 सब थ्योरीज आती हैं इनकी थ्योरी में, इसलिए ट्रायर्किक थ्योरी उसे नाम दिया गया। नेक्स्ट है फैमिली एंड स्कूल आर द एग्जाम्पल ऑफ विच इन्वायरमेंटल सिस्टम इन ब्रॉनफेन-ब्रेनर बायोइकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी। ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने 5 मॉडल सिस्टम दिए हैं कि किस तरह से बच्चे की सोशली डेवलपमेंट होती है। तो इसमें ये जो फैमिली एंड स्कूल है एग्जाम्पल है माइक्रो सिस्टम में, मतलब माइक्रो सिस्टम में ये चीज़ें आ जाती हैं जब बच्चा डायरेक्टली क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, और जहाँ से बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट। थ्योरी दे रखी है एक साइड उसके प्रोफाउंडर दे रखे हैं, तो जो करेक्ट पेयर नहीं है, तो पियाजे ने तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, बेंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है, एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, बट वाइगॉस्की ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी नहीं दी है। इन्होंने भी कैसी थ्योरी दी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी है। ठीक है, जो एक तरह की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी। मोरल डेवलपमेंट जो है वो कोहलबर्ग ने दी हुई है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेल एडजस्टेड पर्सन। एक वेल एडजस्टेड पर्सन की जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या नहीं होगी, तो उसके बिहेवियर में रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे एडजस्ट करेगा अगर रिजिड रहोगे आप कि मैं ये यहाँ नहीं रहूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ना। टायर्किक सर्कुलर रिएक्शंस। अब यहाँ पे चाहे ट्रायर्किक पूछे, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस पूछे, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन पूछे, आपका आंसर सेंसरी मोटर स्टेज ही आएगा। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज कब से कब तक होती है? बर्थ से लेके 2 साल तक, 24 मंथ तक होती है। किसकी थ्योरी से क्वेश्चन है ये? जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट। कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है डेवलपमेंट के रेफरेंस में? तो डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, क्यूमुलेटिव है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बट ये यूनी डायमेंशनल नहीं होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, स्पाइरल होती है। तो नॉट पूछा है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन सी स्टेज नहीं है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की? कंक्रीट है, प्री ऑपरेशनल है, सेंसरी मोटर है, लेटेंसी इनका स्टेज नहीं है। लेटेंसी किसके अंडर अकॉर्डिंग है? फ्राइड की स्टेज आती है ये। ठीक है, फ्राइड की ने जो 5 स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की, उसमें से 4th स्टेज जो है उसका नाम है लेटेंसी स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिनरी ऑडियंस इज रिलेटेड टू विच स्टेज। तो इमेजिनरी ऑडियंस जो है वो एडोलसेंस से रिलेटेड होती है, किशोरों से। एडोलसेंस कौन सी स्टेज होती है? 12 से 18, 19 या 13 से 20 तक मान ले सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है ए चाइल्ड सेज द मून इज लाफिंग, इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एक बच्चा बोल रहा है कि मून जो है वो लाफ कर रहा है, तो इसे कहा जाता है एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब जब बच्चा नॉन लिविंग को भी लिविंग समझता है और लिविंग की तरह ही ट्रीट करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो जो स्किनर हैं उन्होंने रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल दिए हैं, जैसे पीछे हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट एंड पार्शियल रीइंफोर्समेंट। तो इसमें जो मोटिवेशन है उसका शेड्यूल नहीं आता है, वेरिएबल रेशियो है, फिक्स्ड इंटरवल है, फिक्स्ड रेशियो इसके पार्ट आते हैं। नेक्स्ट है इनसाइड थ्योरी इज गिवन बाय होम। इनसाइड थ्योरी किसने दी है? गेस्टाल्डिस्ट। कौन से हैं? जैसे कोहलर, कुफा एंड वर्थमियर। ठीक है, इनसाइड लर्निंग थ्योरी है, लर्निंग की थ्योरी है, और एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? चिंपैंजीज, जिनमें सबसे इंटेलिजेंट चिंपैंजी का नाम आपको याद रखना है, सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमोशन ऑफ फियर इज एसोसिएटेड विद बेसिक इंस्टिंक्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैकडूगल की इंस्टिंक्ट थ्योरी से पूछा गया है। मैकडूगल ने क्या किया था? इमोशंस को लिंक किया है इंस्टिंक्ट से। 14 टोटल इमोशन या इंस्टिंक्ट के बारे में इन्होंने बात की है। जैसे फियर इमोशन की अगर हम बात करें, ये रिलेटेड है हमारे एस्केप इंस्टिंक्ट से, मतलब जब हमें डर लगता है हम फटाफट वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं ना। जैसे हमारे सामने शेर आ जाए तो डर लगता है हमें उससे, तो हम फटाफट भागेंगे वहाँ से, है ना। ऐसे अगर रिपल्शन की बात करें, हम रिपेल कब करते हैं चीज़ों को? जब वो चीज़ें हमें डिस्कस्टिंग लगती हैं, घृणा होती है जब उनसे।
कॉम्बैट लड़ते कब हैं? जब हमें गुस्सा होता है, एंगर होता है, और जब हम क्यूरियस होते हैं वो किस लिए? क्योंकि हम वंडर करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो हम अपने हर एक इमोशन के साथ जो भी इंस्टिंक्ट है उसे याद रखना है। टोटल 14 है, मैकडूगल के इंस्टिंक्ट थ्योरी से आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ब्रॉनफेन-बेरनर बायोलॉजिकल मॉडल, रूल्स एंड लॉज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अब इस तरह का क्वेश्चन भी इकोलॉजिकल थ्योरी से पूछ सकता है कि रूल्स और लॉज जो हैं वो किसके एग्जाम्पल आते हैं आपके। ठीक है, तो जैसे इन्होंने 5 सिस्टम के बारे में बात की थी, तो जो रूल्स एंड लॉज हैं इनको इन्होंने रखा है मैक्रो सिस्टम में। ठीक, नेक्स्ट है डिसकैल्कुलिया। ये पीछे मैंने बता दिया कि डिसकैल्कुलिया भी आपकी क्या है, एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है, जहाँ पे जो बच्चा है वो मैथ्स रिलेटेड कैलकुलेशंस को जैसे टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, सिंपल प्लस माइनस हो गया, ये सारी चीज़ें भी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट एक्ट एज ए पॉजिटिव रीइंफोर्स। पॉजिटिव रीइंफोर्सर का मतलब कि जो रीइंफोर्सर है जब तक वो प्रेजेंट रहेगा उसकी प्रेजेंस में रिस्पॉन्स आता रहेगा। जैसे टॉफ़ी देते रहोगे, बिस्किट देते रहोगे, मनी देते रहोगे तो रिस्पॉन्स आएगा। बट जो बिटर मेडिसिन है वो पॉजिटिव रीइंफोर्सर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? ये वही है एल्बर्ट बेंडूरा का जो थ्योरी है, जिसे सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी इसका नाम आता है। तो उन्होंने 4 कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी, जिसमें एक रिटेंशन आता है। इन्होंने बोला कि सबसे अगर आप बच्चा कैसे बिहेवियर को लर्न करता है, सबसे पहले वो चीज़ों को अटेंड करता है, टेंशन देता है, ध्यान देता है, और ऐसी चीज़ों को अटेंड करेगा जो उसे इंटरेस्टिंग लगेगी। अटेंशन देने के बाद वो क्या कर लेता है, उस चीज़ को रिटेन कर लेता है, अपने दिमाग में बिठा लेता है। उसके बाद वो उस चीज़ को रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन आता है 3rd स्टेप। और 4th आ जाता है रीइंफोर्समेंट। मतलब अगर आप चाहते हो कि बच्चा बार बार उस चीज़ को शो करे, बिहेवियर को रिपीट करे, तो उसे आपको रीइंफोर्स करना पड़ेगा, उसका पुनर्वरण करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 90 to 110 इज़ ए रेंज ऑफ IQ रिप्रेजेंट विच कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये पीछे भी मैंने आपको बताया, इसे एवरेज या नॉर्मल कहा जाता है। 90 to 110 मतलब मैक्सिमम जो हमारी यूनिवर्स में पॉपुलेशन पाई जाती है वो 90 to 110 एवरेज नॉर्मल लोगों की होती है। हाई IQ वाले बहुत कम लोग होते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज टू टीच विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को बढ़ाने के लिए वैसे हम ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं ना, पर जो टेलर फ्रेम है वो स्पेशली मैथ्स पढ़ाने के लिए बच्चे को यूज़ किया जाता है। ब्रेल स्क्रिप्ट की तरह वैसे एक मोटे कागज़ पर वो नुकीले से औजार से पॉइंट की जाती हैं चीज़ें, वैसा ही होता है इसमें भी, बट स्पेशली मैथ्स पढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द रिसर्च कैरिड आउट ऑन बोबो डॉल स्पोर्ट्स विच थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग। तो पीछे भी मैंने बताया बोबो डॉल जो है वो कौन सा आ जाएगा, सोशल लर्निंग थ्योरी जो बेंडूरा ने दी है आपकी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी टू अवॉइड पनिशमेंट कम्स अंडर विच लेवल। अब कोहलबर्ग ने 3 लेवल्स के बारे में बात की। टोटल स्टेजेस अगर पूछे 6 स्टेजेस, हर एक लेवल की 2 स्टेजेस आ जाते हैं। ठीक है, पहला लेवल था प्री कन्वेंशनल, उसके बाद कन्वेंशनल, उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में 2 लेवल्स आते हैं, पहला ओबीडियंस एंड पनिशमेंट और दूसरा एक्सचेंज ऑफ फेवर्स। तो जब पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए बच्चा मोरालिटी शो करता है, उसे कहते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। मतलब उसे डर है कि मैं ओबे नहीं करूँगा तो मुझे मार पड़ेगी। तो ये पहला प्री कन्वेंशनल। अगर इसकी जगह स्टेज का नाम पूछता तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट आ जाता है इसकी जगह। ठीक है, के बाद हिटारोनोमस मोरालिटी भी दे देता है एग्जामिनर। नेक्स्ट है, द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय हुम। लर्निंग डिसेबिलिटी जो टर्म है वो सबसे पहले 1963 में सैमुअल गिल्क ने दी थी। नेक्स्ट है, द अट्रैक्शन ऑफ बॉय टुवर्ड्स हिज मदर वॉज टर्म बाय फ्राइड एज। जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने 2 कॉम्प्लेक्स की बात की, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। कौन सी स्टेज में ये पाए जाते हैं? जो 3rd स्टेज आती है उसमें इन्होंने फैलिक स्टेज जिसका नाम था, उसमें इन्होंने इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात की। इन्होंने बोला जो यहाँ पे इस स्टेज में पहली बार जो लड़का है अपोजिट जेंडर, जो कौन है, फैमिली के अंदर ही होगा, उसकी मदर, उसके लिए अट्रैक्शन फील करता है, तो उसे एक नाम दिया ऑडिपस। और जो लड़की अपने फादर के लिए अट्रैक्शन फील करेगी उसे नाम दिया गया इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो बॉय लव फॉर मदर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स,
गर्ल लव टू फादर, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और इसके अलावा यहाँ पे पहली बार बच्चा अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन फील करता है, बट सोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे फैमिली के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन द फर्स्ट यूजफुल इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज। पहला मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो बिने ने ही डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? इन 1905। इसके बाद इसे मल्टीपल टाइम रिवाइज किया गया है, बट पहली बार 1905 में इन्होंने ये बनाया था। नेक्स्ट है एन एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ असेसिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन प्रैक्टिकल्स। अब जो बच्चों के जो हम प्रैक्टिकल्स लेते हैं ना, आपने प्रैक्टिकल दिए होंगे, तो सबसे एप्रोप्रिएट फॉर्म क्या है असेस करने की? हमने क्या करना है, बच्चे को ऑब्जर्व करना होता है हमने कि बच्चा क्या कर रहा है उन प्रैक्टिकल्स में, क्या क्या चीज़ें वो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंस में आ जाता है ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन विच इज़ यूज टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज। किस तरह की इवैल्यूएशन आप करते हो ड्यूरिंग बच्चे की लर्निंग को मॉनिटर करने के लिए ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, पढ़ाते टाइम, तो उसे कहते हैं फॉर्मेटिव। डायग्नोस्टिक तो बच्चे की प्रॉब्लम को जानने के लिए, प्लेसमेंट क्लास एंट्री बिहेवियर को जानने के लिए, और समेटिव एंड में। मिड में फॉर्मेटिव, समेटिव एंड में। तो ये मिड में कर रहे हैं लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए, ड्यूरिंग है ये, तो ये फॉर्मेटिव आएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर आइटम ऑफ एसे टाइप क्वेश्चन। एसे टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसमें से क्वेश्चन देख के ही आपको आंसर पता चल जाएगा। जैसे डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है, न्यूटन के लॉ बताने हैं, छोटा सा नोट लिखना है, तो सबसे लेंथी क्वेश्चन किसका बनेगा कि जब एक्सप्लेन करना है तीनों लॉज को अच्छे से, है ना, डिटेल में, तो सबसे लेंथी वाला ही होगा ऐसे टाइप क्वेश्चन का। नेक्स्ट है इमेजेस, कॉन्सेप्ट्स, सिम्बल्स एंड साइंस, लैंग्वेज, मसल एक्टिविटी एंड ब्रेन फंक्शंस आर इन्वॉल्व इन। ये सारे के सारे टूल्स आते हैं आपके थिंकिंग के। ठीक है, थिंकिंग में आप क्या करते हो, इमेज कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके माइंड में, सिंबल्स आते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, कई बार इमेजेस का यूज़ करते हैं, तो थिंकिंग के ये सारे टूल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेरी प्लेजेंट स्टूडेंट हु सीम्स टू वर्क हार्ड एंड क्रिएट लिटिल प्रॉब्लम मे बी गिवन द बेनिफिट ऑफ डाउट, whereas a very troubling student who creates trouble in class may be given a lower grade. This is an example of। कई बार क्या होता है कि जो बहुत अच्छा परफॉर्मर होता है, हम हर बार ही उसे एज अ टीचर बहुत अच्छा स्कोर दे देते हैं, थोड़े कम भी मार्क्स आ जाए तभी हम ज़्यादा ही दे देते हैं कि यार हर बार अच्छा ही करता है, अभी भी ज़्यादा ही दे देते हैं। और कई बार जो कोई बच्चा है वो हर टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, उसे शायद अच्छा भी परफॉर्म किया फिर भी हम लो ग्रेड देते हैं उसको, है ना, एक मेंटालिटी बन जाती है हमारे माइंड में। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, ये एग्जांपल है हॉलो इफेक्ट का, कि हम ऐसा करते हैं कि एक ट्रेड के बेसिस पे ही उसके बाकी ट्रेड्स को का मतलब हम इवैल्यूएशन करते हैं कि ये इसी तरह का होगा हर जगह ही बच्चा, है ना। तो ये थॉर्नडाइक ने इसके बारे में बात की थी, जिसे हॉलो इफेक्ट बोला गया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। जो कोहलबर्ग ने मोरल रीजनिंग की थ्योरी दी है उसमें जो अलग अलग लेवल्स में अलग अलग स्टेजेस हैं उनका मैच है, वो आपको मैच करना है। प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग में आ जाता है गुड बॉय गुड गर्ल, आता है या नहीं आता है? ठीक है, कन्वेंशनल में मोरल में लॉ एंड ऑर्डर आता है बिल्कुल। प्री कन्वेंशनल मोरल रीजन में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, पोस्ट कन्वेंशनल में मोरल रीजनिंग में पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तो इसमें एक मिनट में देख लूँ, करेक्टली मैच, एक ही मैच है इसमें, जो है हमारा सेकंड वन कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग में आता है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, एक लॉ एंड ऑर्डर आता है और दूसरा गुड बॉय गुड गर्ल आता है। बाकी ये गुड बॉय गुड गर्ल ये तो गलत है क्योंकि इसमें आना चाहिए, इसमें प्री कन्वेंशनल में आते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट और दूसरा एक्सचेंज ऑफ फेवर्स। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पोस्ट में आता है आपका। ठीक है, तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय वाइगॉस्की। वाइगॉस्की ने जो सोशो कल्चर थ्योरी दी है या उन्होंने लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में बात की है, तो इनका मानना था कि जो डेवलपमेंट है वो लैक करती है बिहाइंड लर्निंग प्रोसेस। मतलब इनके अकॉर्डिंग पहले बच्चा लर्न करेगा उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ए मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी। कोहलबर्ग का वैसे तो बहुत चीज़ों को लेके क्रिटिसिज्म हुआ है, देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ दे रखी है। तो कोहलबर्ग प्रपोज्ड ए थ्योरी विदाउट एनी एम्पिरिकल बेसिस। कोहलबर्ग proposed that moral reasoning is developmental.
Kohlberg does not account for cultural differences in the moral reasoning on men and women. Kohlberg did not give clear-cut stages of moral development. तो इस स्टेज को लेकर इनका मेन क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि जैसे मैंने बोला था, पीछे बताया आपको, शुरू में इन्होंने 72 सैम्पल जो सिर्फ बॉयज़ थे और एक ही जगह शिकागो के थे, तो इन्होंने कल्चर डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रखा और मेन एंड वेमेन को भी साथ में लेके नहीं चले, सिर्फ लड़कों पे एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, बॉयज़ पे किया इन्होंने। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन ए लर्नर सेंटर क्लासरूम द टीचर वुड। एक लर्नर सेंटर क्लासरूम मतलब चाइल्ड सेंटर क्लासरूम है जहाँ की बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है, उनकी जो भी उनका IQ है, उनकी जो एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें करवाई जाती हैं वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखना है, encourage children to compete with each other for marks to facilitate learning, demonstrate what she expects her students to do and then gives them guidelines, employ such methods in which the learners are encouraged to take initiative, या यूज़ लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड का यूज़ नहीं करना है, आपने क्या करना है, ऐसे मेथड्स का यूज़ करना है जहाँ बच्चा खुद से इनिशिएटिव ले सके, उसी को कहेंगे चाइल्ड सेंटर्ड। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस द फैक्टर दैट वुड कंट्रीब्यूट मोस्ट फॉर ए बीइंग सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल। तो सेल्फ अवेयर जो होता है वो होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल, जैसे म्यूज़िक का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। ठीक है, स्पिरिचुअल तो इन्होंने दिया ही नहीं है। और उसके बाद आता है हमारा लिंग्विस्टिक में जैसे लैंग्वेज का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रापर्सनल आ जाएगा सेल्फ अवेयर के लिए। नेक्स्ट है, इन मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव्स ऑफ वाइगोस्की एंड पियाजे। पीछे भी मैंने बताया था पियाजे और वाइगोस्की दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रेरी हैं, एक दूसरे अपोजिट सोच रखते हैं। इनका मेन जो व्यू है वो लैंग्वेज एंड थॉट को लेकर अलग अलग है। पियाजे का मानना है कि बच्चे में थॉट पहले आने चाहिए फिर लैंग्वेज, जबकि वाइगोस्की बात करते हैं पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ कैन ए टीचर हेल्प चिल्ड्रन बिकम बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर। हाउ कैन ए टीचर हेल्प चिल्ड्रन बिकम बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर। कैसे हेल्प कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, उनके सामने प्रॉब्लम्स देनी पड़ेंगी और खुद से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, है ना। तो पहला है, बाय गिविंग चिल्ड्रन ए वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड सपोर्ट वाइल सॉल्विंग देम, बाय इनकरेजिंग देम टू, नहीं टेक्स्ट बुक से तो नहीं करना है, बाय प्रोवाइडिंग करेक्ट सॉल्यूशन ये भी नहीं करना है, नहीं पहला ही करेक्ट है, यही बेस्ट एंड पॉजिटिव ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर नर्चर डिबेट। नेचर नर्चर डिबेट का दूसरा नाम आता है हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट डिबेट। इसके बारे में क्या है कि दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है, दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर इंसेपरेबली इंटरवोवन एंड बोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, हेरिडिटी भी, तो उतनी अच्छे तरीके से होगी। दोनों में से एक भी खराब होगा तो बच्चे की डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा, दोनों ही खराब होंगे तो उसकी डेवलपमेंट बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं होगी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या था, जो गैप है बच्चे के इंडिविजुअली जो कर सकता है, जो उसका अपना नॉलेज है और जो उसका पोटेंशियल नॉलेज है, उन दोनों लेवल्स के बीच में जो गैप है उसे ही कहा जाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब कुछ चीज़ें जो हम खुद से कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं बट जब हम दूसरा को असिस्ट कर दे या हेल्प कर दे, इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं ZPD। और ये दोनों चीज़ें क्या है, लेवल्स, ये आपका एक्चुअल लेवल ऑफ नॉलेज है और ये आपका पोटेंशियल लेवल ऑफ नॉलेज है। ध्यान रखना है, इसमें कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट एग्जिबिट्स द स्टूडेंट्स एफर्ट प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट इन वन और मोर एरियाज। इवैल्यूएशन के अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स आते हैं, जिनमें ये सारे उसी के टूल्स एंड टेक्निक आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया पोर्टफोलियो है, एक पोर्टफोलियो कलेक्शन है बच्चे के बेस्ट वर्क का। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है उसमें भी बच्चे की जो डेली वो एक्टिविटीज़ करता है, उसकी जो पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। चेकलिस्ट में सिर्फ चेक किया जाता है कि आज अटेंडेंस चेक, हेल्थ चेक। रेटिंग स्केल में बच्चे को रेटिंग दी जाती है उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो है एंड में की जाती है, मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो चुकी है उसके बाद उसके असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव का, असेसमेंट एज लर्निंग ये आता है आपका सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट बुक माइंड्स इन सोसाइटी। माइंड्स इन सोसाइटी बुक के जो राइटर हैं वो है वाइगोस्की।
पहले भी एक बुक बताई थी, वो कौन सी थी? लैंग्वेज एंड थॉट। पियाजे की कौन सी बताई थी? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। आज के लास्ट क्वेश्चन है ब्रूनर वॉस। ब्रूनर साइकोलॉजिस्ट हैं और कैसे साइकोलॉजिस्ट हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जैसे कि हमारे पियाजे और वाइगोस्की हैं। बट जैसे पियाजे रेडिकल थे, वाइगोस्की कैसे थे? सोशल थे। ये कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट आते हैं? स्पाइरल। मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट भी अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर डिटेल में आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़ने तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर आप चेक कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाकर भी आप ये सारी वीडियोज़ एक बार चेक कर सकते हो। और भी ऐसे क्वेश्चंस के MCQ हैं, वो सारे भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको चेक करने हो, डिटेल में पढ़ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।